बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भारत की मारूफ जर्नलिस्ट बरखा दत्त जो हैं, उन्होंने जनाब नवाज शरीफ साहब से और उनकी साहबजादी से मुलाकात की लाहौर में, और बागा के रास्ते वो मेरा ख्याल है दाखिल हुई होंगी और लाहौर से मुलाकात करके वो गई होंगी। नवाज शरीफ साहब ने ये रिकॉर्ड कायम रखा कि वो पाकिस्तान के किसी भी सहाफ़ी के लिए काबिल रसाई नहीं है, और वो अपनी पसंद के एक आध भारतीय सहाफ़ी से या किसी आलमी सहाफ़ी से बात कर लेते हैं। आलमी सहाफ़ी तो खैर अब चूँकि हुसैन हक़ानी साहब उनके साथ नहीं हैं तो वो अरेंज नहीं हो पाता, तो ले दे के भारतीय सहाफ़ी रह गए हैं। वो भी उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर उन्होंने कहा होगा हम पाकिस्तान जा रहे हैं तो नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की जाए। नवाज शरीफ साहब ने जब से वो वापस आए हैं उन्होंने पाकिस्तान के सहाफ़ियों से पर्दा ही रखा है, और जो भी उनसे मिले हैं वो ज़ोर ज़बरदस्ती से गाड़ी की डिग्गी में बैठ के गए हैं और जाके तस्वीर खिंचवा के वापस आ गए। नवाज शरीफ साहब को कोई चाह नहीं है वो किसी जर्नलिस्ट मिले। लेकिन भारत की इस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदा और उसकी ज़ुबान बोलने वाली खातून भारत के अंदर बड़ा ज़बरदस्त एक तब्दीली आई है कि वहाँ का पूरा जो नेशनल और रीजनल मीडिया है, बल्कि नेशनल न्यूज़ मीडिया की बात की जाए, वो वहाँ के सेठ ने खरीद लिया है। और किसी ज़माने के अंदर जब हम मेरा ख्याल है 2001-2002 के बाद अभी तक प्रिंट मीडिया से ही मुंसलिक थे, तो हमारे ममदू जो हैं जनाब इम्तियाज़ आलम साहब, जो पिछले दिनों बहावल नगर से शानदार तरीके से जनरल इलेक्शन आ रहे हैं, पीटीआई की हमायत के बावजूद भी पीटीआई ने उनको टिकट नहीं दिया और वो बदस्तूर खड़े रहे मुस्तकिल मिजाजी से और शानदार तरीके से हारे, ज़मानती ज़ब्त हो गई। लाउड स्पीकर उनका इंतखाबी निशान था। उनका ख्याल था पीपल्स पार्टी उनको सपोर्ट कर देगी, और आखिरी दिनों के अंदर उन्होंने पीटीआई की हमायत के अंदर बहुत जोर लगाया और उनका ख्याल था कि पीटीआई उनको हमायत कर देगी। दोनों ने उनको लिफ्ट कोई नहीं कराई, और नतीजे के तौर पे वो फिर उनको वही वोट पड़े जो इधर उधर से बस चंद सौ पड़ जाया कर। तो इम्तियाज़ आलम साहब उस वक्त ताज़ा इंडिया से होके आए और न्यूज़ में बैठ के हमें बता रहे थे कि वहाँ पे उन्होंने कहा ब्लैकबेरी एडिटर आ गए हैं, एडिटर का अदारा ही ख़त्म हो गया। और लेकिन वहाँ पे उन्होंने बताया कि वहाँ पे जनाब आम रिपोर्टरों की 2-2 लाख रुपए तनख्वाहें, और हम परेशान हो गए क्योंकि मेरा मतलब है हमारे चीफ रिपोर्टर की 50,000 तनख्वाह नहीं। वो जब उन्होंने बताया कि ब्लैकबेरी एडिटर आ गए हैं, तो समझ तो हमें उस वक्त आ गई कि ब्लैकबेरी एडिटर का क्या मतलब है। लेकिन बाद में पूरे वहाँ के मोदी के फाइनेंसर्स ने, जो मोदी को प्रमोट करके गुजरात से लेके आए सेंटर के अंदर, उन्होंने उनको मुसल्लत किया, उन्होंने पूरा मीडिया खरीदना शुरू कर दिया और सारे का सारा मीडिया उनका सेठ मीडिया खरीद चुका है। इसलिए इस वक्त कोई भी भारतीय जो माकूल और पॉलिटिकली अवेयर सोच रखता है वो इसको गोदी मीडिया कहता है। मोदी मीडिया नहीं, गोदी मीडिया, यानी गोद में बैठा हुआ मीडिया, गोदी में बैठा हुआ मीडिया, इस्टेब्लिशमेंट की, भारतीय इस्टेब्लिशमेंट की गोदी में बैठा हुआ मीडिया। बड़े बड़े वहाँ के तुर्रम जर्नलिस्ट जो थे वो गोदी मीडिया से फारग हुए, लेकिन वहाँ के इस्टेब्लिशमेंट का एक है, वो उन्हें कहीं ना कहीं अकोमोडेट रखती है। किसी को वेबसाइट लॉन्च कर दी, किसी को कुछ कर दिया, किसी को रिसर्च सेल खोल दिया, चल तू इत्थे लगा रहे। साढ़े दौरान नहीं कि एक बार गोद च बिठाया होंगे तो दूसरी बारी डंडे मारने शुरू कर, ठीक है ना। हाँ, तो खैर उनकी इस्टेब्लिशमेंट जो है ना, बनिया इस्टेब्लिशमेंट है भाई, तो वो ध्यान से चलती है। तो उसकी सुपर रिप्रेजेंटेटिव जनाब बरखा दत्त साहिबा जो है वो नवाज शरीफ साहब से मिली, और नवाज शरीफ साहब से मिलने के बाद मरियम के दफ्तर के बाहर खड़े होके उसने भारतीय एस्टेब्लिशमेंट का पूरा मंत्रा गाया। कारगिल के ऊपर जो उनका नुक्ता नजर है उन्होंने गाया और साबित करने की कोशिश की जैसे नवाज शरीफ भी यही कहे। मुझे अभी नवाज शरीफ ने यही कह के अंदर से निकाला। माई तरीकाकार तो ये है ना कि आप उनके फिर ऑडियो क्लिप लगाती हैं उसके अंदर, या कुछ ऑडियो बाइट्स लेती हैं उनकी जो उसको इस्तेमाल करती, लेकिन उन्होंने साबित किया कि जनाब नवाज शरीफ साहब समझते हैं कि कारगिल एक बहुत बड़ी गलती थी। नवाज शरीफ का बेड़ा गर्क करवाई, ठीक है ना। वो तो कुछ 4 एस्टेब्लिशमेंट ना कोई 4 दिन अच्छे चल रहे ने, इस मायने ना नवाज शरीफ साहब के जो उन रिलेशन है उसके ऊपर बकायदा पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी। एक उन्होंने ये बात कही जो उनकी एस्टेब्लिशमेंट के कानों को बड़े सुरीले सुरों के अंदर सुनाई देगी। कारगिल जो था जी वो बड़ा गलत था और वो हमला था, और लाहौर जो डिक्लेरेशन था उसके ऊपर हमला था, और पाकिस्तान नीचे जा रहा है और भारत ऊपर जा रहा है।
ਭਾਰਤ ਦੇ 6 ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ के कनाडा ਚ पड़ देते हैं। यानी भारतीय डिप्लोमेसी का आप अंदाजा करें, इस बरखा दत्त का दिमाग खराब हो गया है। इस रीजन के अंदर तमाम ममालिक से भारतीय मफादात का जनाजा निकल चुका है। नेपाल से शुरू हो, मालदीव पे जाएं, श्रीलंका पे जाएं, बांग्लादेश में जाएं, तमाम जगहों के ऊपर जो हुकूमतें आई हैं इन जगह के ऊपर, वो एंटी इंडिया सेंटीमेंट के ऊपर ट्रैवल करती हुई आई हैं और एंटी इंडिया सेंटीमेंट वहां पे प्रवेल किए, वन वे और दैट। ठीक है, बांग्लादेश ने पता नहीं किस तरह बड़ी मुश्किल से अपने लोगों को काबू किया है कि वहां पे कहीं नस्ली फसादात न शुरू हो जाएं। अदरवाइज आप लोगों ने कसर तो कोई नहीं छोड़ी थी। एक उन्होंने ये कहा, दूसरा उन्होंने भारत की तरक्की के गुण गाए कि नवाज शरीफ साहब जैसे समझते हैं कि भारत जो है वो बड़ा ऊपर चला गया। और मेरा ख्याल है कि मियां नवाज शरीफ साहब को एक क्लैरिफिकेशन जारी करना पड़ेगी इस हवाले से। जिस तरह उस खातून ने अपनी इस्टेब्लिशमेंट का आके लुच फ्राई किया है, उसके बाद तो करना बनती है। और ख़ास तौर पे सबसे बड़े सूबे की वज़ीर आला जनाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा उनके साथ बैठी हुई थी, तो उसके बाद तो मज़ीद बनती है, क्योंकि मरियम का भी पूरा फ्यूचर पड़ा है, उसने इसी इस्टेब्लिशमेंट से डील करना है मरियम साहिबा ने। तो बहरहाल मैंने कहा कि ये नवाज शरीफ साहब ने अगर भोलपने के अंदर भी उनको दी है, बड़े आदमी है, और मतलब कि अगर उन्होंने भोलपने के अंदर या खुले दिल के तौर पे भी अगर उनको दावत दी है, ये दावत नवाज शरीफ साहब के डिप्लोमेटिक फ्यूचर को तबाह बर्बाद कर सकती है। जो कुछ वो खातून जो है उसने फौरी तौर पे अपने व्लॉग में क्लेम किया है, वो महज भारतीय इस्टेब्लिशमेंट का दिया हुआ वो बयानिया और वो चूरन था जो खातून चबा के मरियम नवाज शरीफ के दफ्तर के बाहर से आगे को निकल गई है। मैंने इतना ही कहना था। अब मैं आपको बताता हूँ, जस्टिन ट्रूडो साहब ने 6 चपेड़े मारी हैं। पाकिस्तान ने भी 6 एटमी धमाके किए थे ना इंडिया के मुकाबले में, तो जस्टिन ट्रूडो साहब ने भी 6 चपेड़े मारी। उन्होंने उन भारत के कनाडा में सफीर समेत 5 एहलकारों को, तो अपने हाई कमीशन कहते हैं वहां पे, हाँ, तो हाई कमीशन संजय कुमार वर्मा समेत 6 सफारतकारों को मुल्क से निकल जाने का हुक्म दे दिया है। पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर करके कहा है कि निकल जाओ, तो फौरन निकलो, भांडे टींडे चुकड़ो तो जाओ, पहुंचो वापस नई दिल्ली। और उन्होंने कहा है कि जी कनाडा ने इतना बड़ा इकदाम मुल्क में पुरतशद्दद भारतीय खुफिया तंजीम रॉ की सरगर्मियों के बाद लिया। पुलिस की तरफ से की जाने वाली नए इंकशाफात जो तहकीकात के बाद किए गए, उसके बाद जस्टिन ट्रूडो साहब ने अपनी काबीना और पार्लियामेंट को एतमाद में लेकर ये इकदाम उठाया। भारतीय हुकूमत की तरफ से खालिस्तान के हामी सिखों को निशाना बनाने के हवाले से कनाडा पहले भी भारत को इंतबाह कर चुका है। 6 सफारतकारों की बेदखली की इत्तला पर भारत ने फौरन उन्हें घर पहुंचने का हुक्म दिया है। इत्थे बनदा है, हथ पुराने खोसड़े बसंते हो रही आए ने घर वापस है। आहो ऐ चूंकि समझा जाएगा ना साढ़े बुजुर्गां दी सरजमीन गुरदासपुर दे उत्ते, ये मुहावरा उत्थों आया है। ठीक है, तो ये मुहावरा वहां से हमारे बुजुर्ग लेके आए थे। कनाडा की पुलिस को सिख रहनुमा हरदीप सिंह नज्जर की कत्ल में इन एहलकारों के मुलव्वस होने के ठोस सबूत मिल गए थे, क्योंकि जिन लोगों ने उनको कत्ल किया वो उन एहलकारों के साथ उस वक्त वक्तन फवक्तन राब्ते में थे। फोन की रिकॉर्डिंग्स निकलवा ली गई, जो मैसेजेस थे वो भी कब्जे में लेके। तो प्राइम मिनिस्टर ने इतना बड़ा इकदाम किया पाया, और ये जितने इंडियन है वहां पे, मतलब हर दूसरा इंडियन कनाडा टू रहा, कनाडा सिख फॉर जस्टिस के जनरल कौंसल गुरपतोनत सिंह पुन्नू साहब जो भारत की वो जो रात का जो हमला था उसमें से बाल बचे थे, अटेम्प्ट हुई थी उनके ऊपर, वो बच गए थे। कनाडा की हुकूमत ने गुज़िश्ता हफ्ते नए शवाहिद से मुतल्लक भारत को आगाह कर दिया था कि ये हो गया। ये भी आपके जहन में रहे कि इसी तरह की एक साजिश करते हुए भारत के जो सफारतकार थे
وہ امریکہ کے اندر FBI نے ان کا سراغ لگا لیا تھا، اور اس سراغ کے بعد امریکہ نے کہا کہ اب بندہ سانو دے دیو۔ انڈیا نے فوری طور پہ اس بندے کو وہاں سے کہا کہ بھائیان گھر پہنچو۔ وہ کار آ کے نئی دلی میں چھپ گیا، اور نئی دلی میں چھپنے کے بعد جیسے ہی وہ چیک ریپبلک پہنچا، اب امریکہ بہادر کا تو پھر میرا مطلب ہے کہ ایویشن کا جو سافٹ ویئر ہے وہ تو ہے ہی امریکی نا۔ امریکہ کو پتہ چلتا رہتا ہے کہ دنیا کے اندر یہ رضی زادہ لاہور سے کراچی ٹریول کیا ہے، وہ ایک ہی سسٹم ہے جس کے اندر وہ بکنگ شکنگ چل رہی ہوتی، تو وہ سافٹ ویئر بتاتا رہتا ہے۔ مطلب میرا پاکستان کے اندر مقامی ٹریول بھی امریکہ میں ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے، میں مثال کے طور پہ بات کر رہا ہوں۔ تو وہ جناب انہوں نے ٹریک کر لیا کہ اچھا یہ نئی دلی سے اڑ کے اب یہ وہاں پہ پہنچ گیا ہے، تو انہوں نے جا کے چیک ریپبلک سے کی عدالت میں ایک مقدمہ کیا، اور وہ مقدمہ جیت کر اس بندے کو حوالگی لے کر طیارے میں بٹھا کر جا کے جیل میں ٹک دیا امریکہ کے اندر، اور اس سے انویسٹیگیشن ہو گئی۔ ماشاءاللہ یہ ملک، اچھا اس ملک کا زندہ دہشت گردی کا ثبوت، ٹھیک ہے، وہ ہمارے پاس بیٹھا ہوا ہے، مہمان روزانہ دال روٹی کھلاتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے نا، ماس تو وہ کھاتا نہیں ہے تو دال روٹی کھلانی ہے، تو دال روٹی کھلاتے ہیں روزانہ اس کو، کلبھوشن یادو، اور یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے دہشت گردی کی تھی۔ ویسے حد ہی ہے یار، ٹھیک ہے نا۔ PTI اور اس کے جتنے سرپرست ان لمحہ موجود میں جو جرم کر رہے ہوتے ہیں اس کا الزام دوسرے پہ لگا رہے ہوتے ہیں۔ ویسے وہاں پہ برسر اقتدار موجودہ حکومت کا نشان بھی وہی ہے جو ہٹلر کا تھا، اور جو میں نے آپ کو کال عرض کیا ہے یہ گوئبل کا کال نمبر 2 ہے پروپیگنڈے۔ تو بہرحال میاں صاحب تہاڈی مرضی ہے، ٹھیک ہے، ایویں خواہ مخواہ اس موقع دے اوتے تعلق ٹھیک خراب کرن دی لوڑ کوئی نہیں سی۔ حافظ صاحب جو ہیں وہ انڈیا کے ساتھ تعلقات کے بالکل حامی نہیں ہیں جب تک کہ پاکستان کی معیشت سٹیبل نہ ہو جائے۔ انسٹیبل معیشت کے اندر آپ ان کے ساتھ معاشی تعلقات بحال کریں گے تو وہ آپ کی معیشت کو اڑا کے رکھیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔